नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑली बोर्ड एसएससी एग्जाम में। उम्मीद करता हूं कि मैं लाइव हूं और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा डिले हुआ, एक्चुअल में थोड़ा सा टेक्निकल इशू था। फिलहाल कोई बात नहीं है। तारीख है 5 जनवरी और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने हाजिर हैं। अभी तक अगर आपने रीजनिंग बाय राहुल मिश्रा के नाम से टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, देखिए दो चीजें हैं, चैनल भी है, ग्रुप भी है, तो आप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पर आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और ग्रुप में आप डिस्कशन कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं आज के हमारे हेडलाइंस क्या हैं। आज के हमारे हेडलाइंस में सबसे पहले 4 जनवरी को मनाया गया वर्ल्ड ब्रेल डे यानी कि विश्व ब्रेल दिवस। भारत 46 देशों के साथ अभ्यास मिलन 2022 की मेजबानी करने वाला है। रूस ने फ्रिगेट और पनडुब्बी से नई हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया। रक्षा मंत्री ने किया कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन चंडीगढ़ में। ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी के रूप में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुई अलका मित्तल। एप्पल बनी $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा थोड़ा सा। भारत ने हासिल किया $37 बिलियन का अब तक का सबसे अधिक मासिक निर्यात। सबसे ज्यादा ओडीएफ गांवों में तेलंगाना शीर्ष पर। जी अशोक कुमार स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के नए महानिदेशक बनाए गए। और प्रधानमंत्री मोदी ने किया इंफाल मणिपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। जीतने का मजा तभी आएगा जब लोग आपकी हार का इंतजार करेंगे। यह बात बिल्कुल सही है। अक्सर आप देखते हैं कि किस चीज को करने में सबसे ज्यादा खुशी होती है, उस चीज को करने में सबसे ज्यादा खुशी होती है जिसको लोग कहते हैं कि ये आप नहीं कर सकते, और आप कर सकते हैं। अगर आप चाह ले, अगर आप इरादा मजबूत रखें तो आप कर सकते हैं। कोई लगातार कमेंट लिख रहा है कि अगर आप इरादा नेक रखोगे तो कोई मंजिल दूर नहीं है। तो फिलहाल जीतने का मजा आपको तभी आएगा जब लोग आपकी हार का इंतजार करेंगे, और यकीन मानिए लोग आपकी हार का ही इंतजार करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे आपके आसपास जो ये चाहेंगे कि आप अपने जीवन में वो सफलताएं अर्जित करें जो शायद वो अपने जीवन में कभी अर्जित नहीं कर पाए। दुनिया का उसूल है, हर कोई अपने आप से पीछे ही देखना चाहता है। वो 3 इडियट में एक डायलॉग नहीं था कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त अगर टॉप कर जाए तो ज्यादा दुख होता है। तो वो वाली स्थिति है, इसलिए दुनिया को पीछे छोड़िए। कोई आपको रोकने की कोशिश करता है, कोई आपको कहता है कि आप नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत है। आप उसको प्रूव करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए, ठीक है। फिलहाल प्रीवियस डे रिवीजन। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है? तो सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू किसने की है? चाइना ने, शंघाई में। किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने सैन्य तख्ता पलट के बाद राजनीतिक पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वह है सूडान। किस देश ने 1 जनवरी 2022 को यूरोपीय संघ के घूर्णन यानी कि रोटेटिंग अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो वह है फ्रांस। 6 महीने की अवधि के लिए रहेंगे। मुंबई प्रेस क्लब द्वारा 2020 के लिए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वह है दानिश सिद्दीकी, जिनकी अफगानिस्तान में डेथ हो गई थी। पेटा इंडिया ने किसे अपना 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो आलिया भट्ट को पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए बनी पहली इलेक्ट्रिक बोट कहां से लॉन्च की गई? कोच्चि। पीएम मोदी ने 2 जनवरी 2022 को कहां पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है। राष्ट्रीय खेल नीति मसौदा लोगों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए किसमें जारी की? तो राष्ट्रीय वायु नीति जो है वो जारी की गई है। भारत में किस वर्ष की आयु के लिए टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू हो गया है? तो 15 से 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू हो गया। किस राज्य सरकार ने राज्य में 81वें नुमाइश 2022 का उद्घाटन किया है? तो 81वें नुमाइश 2022 का जो उद्घाटन है वो तमिलसाई सौंदरराजन ने, तेलंगाना की गवर्नर है, वहां पर किया। क्रिकेटर मोहम्मद हाफिज ने 3 जनवरी 2022 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वह किस देश से संबंधित है? वो पाकिस्तान से संबंधित है, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। अभी रॉस टेलर ने भी संन्यास की घोषणा की थी। और अब बारी है आज के करंट अफेयर्स करने की। आज के करंट अफेयर्स में सबसे पहले विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, ब्रेल लिपि जो है, जो पर्सन देख नहीं सकते या जिनकी दृष्टि कमजोर होती है, उनको 6 पॉइंट पर आधारित
एक उभारदार बिंदुओं पर 6 पॉइंट पर आधारित उभारदार बिंदु होते हैं जिनको छू करके वो अक्षर और वर्णों का पहचान कर सकते हैं। तो लुई ब्रेल ने इसके आविष्कार किया था, इसलिए उनके जन्म तिथि पर हर साल 4 जनवरी को ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेल डे हर साल कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। विश्व ब्रेल दिवस हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। 2019 से ये हर साल मनाया जा रहा है। लुई ब्रेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए इसे मनाते हैं। ब्रेल जो है वो 6 बिंदुओं पर आधारित एक लिपि है, आप इसे कह सकते हैं, और 19वीं शताब्दी में इसका आविष्कार किया गया था। अगर हम बात करें जनवरी में, तो जनवरी में कौन कौन से डे आपको याद रखने होंगे। जनवरी में पहला दिन ग्लोबल फैमिली डे के रूप में मनाया, इसे वर्ल्ड पीस डे के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि विश्व शांति दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। आज हमने देखा 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे यानी कि विश्व ब्रेल दिवस। इसके अलावा 6 जनवरी को यानी कि कल मनाया जाएगा वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन यानी युद्ध में हुए अनाथ बच्चों के लिए दिवस। 8 जनवरी को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे, इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डेथ एनिवर्सरी यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी की जो पुण्यतिथि है वो 11 जनवरी को मनाई जाती है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जन्म तिथि के रूप में हम लोग यहां पर मनाते हैं इंटरनेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस। हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। इसके बाद 15 जनवरी को ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसपे मैं डबल टिक कर रहा हूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन आर्मी डे यानी कि भारतीय थल सेना दिवस, क्योंकि इसी दिन के.एम. करियप्पा ने थल सेना का कार्यभार संभाला था। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, और 23 जनवरी को ही अब इसे मनाया जाता है पराक्रम दिवस के रूप में। किस दिवस के रूप में मनाते हैं? पराक्रम दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे, जिसे मतदाता दिवस भी कहा जाता है, मतदाता दिवस भी कहा जाता है 25 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, 26 जनवरी हम सभी जानते हैं। 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम्स डे भी मनाया जाता है। 30 जनवरी को मार्टिस डे, शहीद दिवस, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी। ठीक है, तो 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे यानी कि विश्व लेप्रोसी इरेडिकेशन का मतलब हो गया मिर्गी उन्मूलन दिवस, तो इसे मनाया जाता है। तो जो मैंने आपको यहाँ पर डबल टिक किए हैं वो आप जरूर याद रखिए। 4 जनवरी जरूर याद रखिए, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस याद रखिए, 11 जनवरी लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि, 12 जनवरी युवा दिवस, 15 जनवरी सेना दिवस, इसके अलावा पराक्रम दिवस 23 जनवरी, ये आप जरूर याद रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत ने 25 फरवरी 2022 को आयोजित होने वाले मिलन में भाग लेने के लिए कितने मित्र देशों को आमंत्रित किया है? तो देखिए, मिलन जो है ये आपका 1995 से चलाया जा रहा है। 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। मिलन है क्या? मिलन एक तरह का नेवल एक्सरसाइज है जिसमें कई देशों को बुलाया जाता है। 2020 में हमने 41 देशों को बुलाया था, लेकिन बाद में यह हुआ कि मामला ठंडा पड़ गया और कोविड की वजह से इसे निरस्त करना पड़ गया। इससे पिछला संस्करण जो था 2018 में, वो 10वां संस्करण था इसका, और 2018 में हमने 17 देशों को यहां पर आमंत्रित किया था, और ये अंडमान एंड निकोबार में आयोजित किया गया था। तो भारत की तरफ से मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। इस बार हमने 46 देशों को आमंत्रित किया है। अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने देश इसमें वाकई में भाग लेंगे, लेकिन हमने आमंत्रित किसको किया है? 46 देशों को। ये 25 फरवरी 2022 में होगा, से शुरू होगा, और ये इस बार का 11वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? ये इस बार का 11वां संस्करण है। 2022 में कौन सा संस्करण है? ये 11वां संस्करण है। कितने देशों को आमंत्रित किया है? 46 देशों को आमंत्रित हमने किया है। इसमें 1995 में जब आयोजित हुआ था तो ज्यादा देश नहीं आए थे। तब हमने केवल इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड को ही आमंत्रित किया था। केवल 4 देश आए थे। भारत को मिलाकर 5 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 1995 से ये शुरू हुआ, और इसको देख करके चीन का जो है वो दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि चीन सोचता है कि भारत जो है वो किसी तरीके से एक प्रतिक्रिया दे रहा है। अरे भाई, हम तो अभ्यास कर रहे हैं, तुम भी करो, तुम भी बुला लो 46 देशों के साथ अभ्यास करो। तो करोगे नहीं, क्यों? क्योंकि तुमको डर है कि कहीं तुम्हारी टेक्नोलॉजी ना चोरी हो जाए। तो इस वजह से चाइना इसमें बड़ी दिक्कत करता है। तो अभी देखना कोई ना कोई बयान चाइना का आ ही जाएगा। तो फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए मिलन क्या है। मिलन भारत का एक मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। इसमें बहुत सारे देशों को बुलाया जाता है। इस बार 11वां संस्करण है। कहां पर आयोजित हो रहा है? विशाखापट्टनम में आयोजित हो रहा है।
इस बार ये कहां पर आयोजित होगा? विशाखापट्टनम में आयोजित होगा। और कुल 46 मित्र देशों को इसमें आमंत्रित किया गया है। जिन देशों को इसमें आमंत्रित किया गया है उसमें रूस है, अमेरिका है, अमेरिका को पहली बार आमंत्रित कर रहे हैं हम लोग, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, मतलब पहली बार किया था लेकिन आया नहीं था, मतलब हुआ ही नहीं तो मामला गड़बड़ हो गया, ईरान, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, बांग्लादेश, ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य इसमें शामिल हैं। इस बार इसका जो थीम रहेगा, थीम याद रखिएगा, हार्मनी, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। हार्मनी, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। अच्छा, ये भी हो सकता है कि पिछले बार वाली आपसे थीम पूछ ले, तो याद रखिएगा 2018 में इसकी जो थीम थी वो थी सिनर्जी अक्रॉस सी। 2018 में इसकी थीम क्या थी? सिनर्जी अक्रॉस सी इसकी थीम थी। 2018 में इसकी थीम थी सिनर्जी अक्रॉस सी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक, अब बात आती है कि सर अगर ऐसा करा देते आप कि 2021 में जितने भी बढ़िया बढ़िया वाले हुए हैं उनका एक हो जाए, आप अगर 5 मिनट दें तो मैं कराऊं, नहीं तो थोड़ा कराने का मतलब नहीं है। मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं। अगर 5 मिनट का समय आपके पास हो तो मैं एक एक आपको एक्सरसाइज के बारे में, कब कौन सा संस्करण हुआ, कहां पर हुआ और उस देश के साथ कौन कौन से और संस्करण होते हैं, वो पूरी डिटेल में आपको देने के लिए तैयार हूं। लेकिन इससे आपका 2021 का पूरा मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो तैयार हो जाएगा, मतलब जितने भी एक्सरसाइज हुए हैं वो तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 मिनट देना, एकदम धैर्य से पढ़ना है इसको, आराम आराम से। जल्दीबाजी में पढ़ोगे तो ना तो मेरी मेहनत का कोई फायदा होगा और ना ही आपको कुछ असर होगा। सबसे पहले पकड़ते हैं दोस्ती। दोस्ती जो है एक ट्राईलैटरल यानी कि 3 देशों के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है जो इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के बीच आयोजित हुई। ये इसका कौन सा संस्करण था? ये इसका 15वां संस्करण था। ये इसका कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण था। ध्यान रखिएगा, ये बाईइनियल है। बाईइनियल का मतलब है कि ये 2 साल में एक बार होती है और ये कोस्ट गार्ड में होती है, मतलब कोस्ट गार्ड वाले करा तटरक्षक बलों के बीच में होती है। ये सेना की नहीं है, ये तटरक्षक बलों की, कोस्ट गार्ड के बीच में। पहला एडिशन इसका 1991 में हुआ था। बहुत प्रॉपर स्लाइड बनने वाली है इसमें। ठीक है, पहला एडिशन इसका कहां पे हुआ था आपका? हाँ, 1991 में हुआ था। और इस बार इसका आयोजन कहां पर हुआ? मालदीव में हुआ। इस बार इसका आयोजन कहां पे हुआ? मालदीव में इसका आयोजन इस बार किया गया था। ठीक, अब देखिए इंडिया और मालदीव की बात कर लें तो इंडिया और मालदीव के बीच में आपको पता है कि एक्वावेरिन भी हुआ। कौन सा हुआ? एक्वावेरिन, है ना। एक्वावेरिन इंडिया और मालदीव के बीच में हुआ। इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा होता है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है मित्र शक्ति। कौन सा होता है? मित्र शक्ति। इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति। तो दोस्ती याद रखिएगा, इंडिया यानी भारत, मालदीव और श्रीलंका। 15वां संस्करण इस बार मालदीव में आयोजित हुआ। अभी हाल ही में 37वां इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पेट। कॉर्पेट का फुल फॉर्म होता है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल में होता यह है कि एक देश का जहाज दूसरे देश की सीमा तक जाता है और वहां के पोर्ट वोर्ट पे रुकता है और वहां पर आराम से काम करता है। तो ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ये 37वां इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पोरेट एक्सरसाइज हुआ। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि ये कहां पर आयोजित हुआ, क्योंकि इसमें भारत के जहाज इंडोनेशिया गए थे और इंडोनेशिया के जहाज भारत आए थे। और इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो होते हैं वो कौन कौन सा होता है? एक होता है समुद्र शक्ति। कौन कौन सा होता है? समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति से पता ही चल रहा है कि ये नेवल एक्सरसाइज है। और कौन सा होता है? एक होता है गरुण शक्ति। एक होता है गरुण शक्ति। तो ये गरुण शक्ति। अभी ये का बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि गरुणा जो है वो फ्रांस के साथ भी होता है लेकिन उसमें शक्ति नहीं लगा होता। इसमें दोनों में शक्ति लगा हुआ है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। इसके बाद आता है सिटमैक्स। सिटमैक्स जो है इस बार इसका 3रा संस्करण था। इस बार इसका कौन सा संस्करण था? 3रा संस्करण था, जो भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित होता है। ये किसके बीच में आयोजित हुआ? भारत और सिंगापुर, सिंगापुर और इंडिया के बीच में इसको आयोजित किया गया। लेकिन और इसमें थाईलैंड भी था, श्रीलंका, इंडिया और थाईलैंड भी था। श्रीलंका, इंडिया और थाईलैंड भी था। इस बार इसका जो होस्ट कंट्री था, मतलब ये समझ लीजिए सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड, सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड, तो सिटमैक्स बन जाएगा उससे। और इस बार जो इसका होस्ट कंट्री था वो कौन था? थाईलैंड, यानी कि ये थाईलैंड ने आयोजित करवाया था। ये किसने? थाईलैंड ने आयोजित करवाया था। पिछली बार आपका ये अंडमान सी में हुआ था। पिछली बार ये कहां पर हुआ था? अंडमान सी में हुआ था। इंडिया और थाईलैंड के बीच की अगर हम लोग बात करें तो भारत और थाईलैंड के बीच में जो जो होते हैं, इंडिया और थाईलैंड के बीच में, इंडिया और थाईलैंड के बीच में आपका होता है मैत्री। इंडिया और थाईलैंड के बीच में कौन सा होता है? एक होता है मैत्री, ये आर्मी एक्सरसाइज है। एक होता है सियाम भारत। सियाम भारत,
सियाम भारत, ये इंडिया और थाईलैंड के बीच के बता रहा हूं मैं। सियाम भारत ये एयरफोर्स का एक्सरसाइज है, ये आर्मी एक्सरसाइज है मित्र मैत्री, और सियाम भारत जो है ये आपका एयरफोर्स एक्सरसाइज। इसके अलावा इंडो थाई कारपेट अभी हम लोग देख ही लेंगे, ये आपका अभी हाल ही में आयोजित हुआ था। इंडो थाई कारपेट ये नेवल एक्सरसाइज है, ठीक। 32वां एडिशन इंडो थाई कारपेट कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। 32वां आपका संस्करण अभी हाल ही में आयोजित हुआ। 6वां एडिशन शक्ति, तो ये शक्ति किसके बीच होता है? शक्ति जो होता है ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। ये शक्ति जो है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ। कौन सा एडिशन हुआ? 6वां एडिशन हुआ। कहां पर आयोजित हुआ? फ्रांस में एक जगह है फ्रोजिस, फ्रांस में एक जगह है फ्रेजिस फ्रांस में ये आयोजित हुआ। ये कहां पर आयोजित हुआ? फ्रेजिस फ्रांस में। इंडिया और फ्रांस में इसके अलावा वरुणा होता है, वरुणा नाम से पता चल रहा है जल एक्सरसाइज है। इसके अलावा एक होता है डेजर्ट नाइट, एक होता है डेजर्ट नाइट। डेजर्ट नाइट जो है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में ही होता है। इसके अलावा गरुणा होता है, गरुण केवल गरुण, उसमें गरुण शक्ति मत लगाइए, है ना, तो केवल गरुण, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज, कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज को जानते हैं क्या कहते हैं? कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज को ओलंपिक ऑफ द मिलिट्री भी कहते हैं, ओलंपिक ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग भी कहा जाता है। कैम्ब्रियन एक्सरसाइज को ओलंपिक ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग भी कहा जाता है, ओलंपिक ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक तरह के सभी देशों के सेना इसमें भाग लेती है। और इस बार हमारी जो गोरखा राइफल है, जो हमारी गोरखा राइफल है, उसने इसमें क्या जीता? उसने इसमें स्वर्ण पदक जीता, यानी कि गोल्ड मेडल जीता। ये इस बार कहां पर आयोजित हुई? ये आपकी वेल्स यूके में आयोजित हुआ था। वेल्स कहां पर आयोजित हुआ था? वेल्स यूके में इसको आयोजित किया गया था। गोरखा राइफल ने इसमें क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास की अगर हम लोग बात करें तो युद्ध अभ्यास का 17वां संस्करण आयोजित हुआ। कौन सा संस्करण? 17th एडिशन। 17th एडिशन कहां पर? अलास्का में। अलास्का में किस देशों के बीच में होता है? इंडिया और यूएस के बीच में होता है, इंडिया और यूएस के बीच में होता है। पिछला यानी कि जो आपका 16वां एडिशन था वो आपका कहां पर आयोजित हुआ था? राजस्थान में आयोजित हुआ था। 16वां एडिशन कहां पर आयोजित हुआ था? राजस्थान में आयोजित हुआ था। भारत और यूएस के बीच में कौन कौन से एक्सरसाइज होते हैं? इंडिया और यूएस जो पार्टिसिपेट करते हैं वो टाइगर ट्रम्प में करते हैं, टाइगर ट्रम्प में करते हैं। इसके अलावा वज्र प्रहार में करते हैं, वज्र प्रहार में एक दूसरे के साथ अभ्यास करते हैं। रेड फ्लैग जो है ये यूएस एयरफोर्स द्वारा कराया जाने वाला सबसे बड़ा एक्सरसाइज है, इसमें भी इंडिया पार्टिसिपेट करता है। अब एक छोटा सा कंफ्यूजन हो जाता है शक्ति को लेकर के, तो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। एक एक्सरसाइज है गगन शक्ति, एक एक्सरसाइज है गगन शक्ति। गगन शक्ति जो है ये इंडिया एयरफोर्स कराती है, ये इंडियन एयरफोर्स अपना ही अभ्यास करती है, इंडियन एयरफोर्स अपना ही अभ्यास करती है। गगन शक्ति के अलावा एक आपको कंफ्यूज करेगा गरुण शक्ति। कौन सा करेगा? गरुण शक्ति। तो ये कंफ्यूजन मैं दूर कर रहा हूं। गरुण शक्ति जो है ये मैंने आपको अभी बताया, ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। मित्र शक्ति, जितने भी शक्ति वाले हैं वो बता रहा हूं। मित्र शक्ति, मित्र शक्ति जो है ये इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है। और एक होता है हरिमाऊ शक्ति, ये शायद आप पहली बार सुनेंगे, लेकिन एक होता है हरिमाऊ शक्ति। हरिमाऊ शक्ति ये अभ्यास जो है ये इंडिया और मलेशिया के बीच में होता है, ये अभ्यास इंडिया और मलेशिया के बीच में होता है, ठीक है। ये बिल्कुल आप आराम से इसको पढ़िए और एक भी एक्सरसाइज आपकी 2021 की छूटेगी नहीं, सारे एडिशन यहां पर कंप्लीट हो रहे हैं। एक्सरसाइज मित्र शक्ति, मित्र शक्ति आप सभी को पता है, अभी अभी मैंने फिर से बोला, मित्र शक्ति जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। इस बार इसका कौन सा एडिशन हुआ? इस बार इसका 8वां एडिशन हुआ। कौन सा एडिशन हुआ? 8वां एडिशन हुआ। कहां पर आयोजित हुआ था? इस बार ये श्रीलंका में होस्ट हुआ। ये कहां पर होस्ट हुआ? श्रीलंका में होस्ट किया गया, यानी श्रीलंका ने इसको होस्ट किया था, ठीक है। इससे पहले वाला जो पिछला वाला हुआ था वो 7th पुणे में हुआ था। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका। सूर्य किरण, सूर्य किरण जो है ये इसका 15वां संस्करण था, सूर्य किरण का ये 15वां संस्करण था। ये भारत और नेपाल के बीच में आयोजित हुआ, ये भारत और नेपाल के बीच में आयोजित हुआ। कहां पर आयोजित हुआ? पिथौरागढ़। कहां पर आयोजित हुआ?
पिथौरागढ़। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में 15वां संस्करण पिथौरागढ़ यूके में। ये बाई एनुअल है, यानी एक वर्ष में 2 बार होता है। 14वां संस्करण जो हुआ था वो सलजंडी नेपाल में हुआ था। 14वां संस्करण जो हुआ था वो सलजंडी नेपाल में हुआ था, क्योंकि थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर भी पूछ सकता है, तो 14-15 दोनों याद रखिए। एक्सरसाइज समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया। समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया। इंडिया और इंडोनेशिया। कौन सा संस्करण? 3rd संस्करण। कहां पर आयोजित हुआ? सुंडा स्ट्रेट, सुंडा जल संधि, सुंडा स्ट्रेट में इसको आयोजित किया गया। जपाट। जपाट 2021 जो है ये रसिया में आयोजित होने वाला एक एक्सरसाइज है, और इसमें बहुत सारे कंट्रीज को रसिया बुलाता है। इसमें 9 पार्टिसिपेंट कंट्री रहते हैं, 9 पार्टिसिपेंट कंट्री रहते हैं। पार्टिसिपेंट में इंडिया रहता है, और 8 ऑब्जर्वर कंट्री रहते हैं। 8 ऑब्जर्वर कंट्री का मतलब 8 पर्यवेक्षक देश रहते हैं, भाग लेने वाले नहीं होते हैं ये। इसमें पाकिस्तान रहता है, ऑब्जर्वर की कैटेगरी में पाकिस्तान रहता है। तो जपाट कहाँ का होने वाला है? रसिया का है ये। जपाट कहाँ का है? रसिया का है, ठीक है। और इंडिया और रसिया के बीच में कौन सा होता है? इंदिरा होता है। इंद्र जो है वो इंडिया और रसिया के बीच में होता है। इंडिया और रसिया के बीच में इंद्र होता है। अभी आ जाएगा, आगे नीचे लिखा हुआ है। मालाबार एक्सरसाइज 25वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ था? पोर्ट ऑफ गुआम में। पोर्ट ऑफ गुआम में 25वां संस्करण पोर्ट ऑफ गुआम में क्वाड देशों के बीच होता है। क्वाड देश में कौन कौन है? इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। काजिन भारत और कजाकिस्तान के बीच। भारत और कजाकिस्तान के बीच कौन सा एडिशन हुआ? 5वां एडिशन था ये। एडिशन जरूर याद रखेंगे, थोड़ा सा मेहनत लगेगी लेकिन आपका काम हो जाएगा पूरा। इंडिया और कजाकिस्तान। अब आपका पूरा 1 साल का ये मान के चलिए कि आपके ये कंप्लीट हो गए हैं मिलिट्री एक्सरसाइज। इस बार ये कहां पर आयोजित हुआ था? कजाकिस्तान में ही आयोजित हुआ था। कजाकिस्तान में ही आयोजित हुआ था। एक एक लाइन ही आपको पढ़नी है। एक्सरसाइज कोंकण। कोंकण ये किसके बीच में होता है? ये इंडिया और यूके के बीच में होता है। इंडिया और यूके के बीच में होता है। 2004 से हो रहा है। कब से हो रहा है? 2004 पे। इस बार कहां पर आयोजित हुआ? इस बार ये इंग्लिश चैनल पर आयोजित हुआ था। इस बार ये कहां पर आयोजित हुआ? इंग्लिश चैनल में आयोजित हुआ। 36 इंडिया और इंडोनेशिया कॉर्पेट। 36 इंडिया और इंडोनेशिया कॉर्पेट। तो ये इंडिया इंडोनेशियन कॉर्पेट का 36वां संस्करण था। कॉर्पेट है तो मतलब कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज है। एक यहां गया होगा, एक वहां आया होगा। एक्सरसाइज इंदिरा 21। इंदिरा 21 जो है ये वोल्गोग्राड में आपका 12वां एडिशन था। 2021 12वां एडिशन था, और ये वोलोग्राड रशिया में आयोजित हुआ। इंडिया और रशिया के बीच होता है। इंडिया और रशिया के बीच होता है। अब बताओ, ठीक है, हो जाएगा? हाँ, तो ये सारे के सारे हो गए, है ना। ऑलमोस्ट सारे मैंने आपको करा दिए हैं। आपका पूरा का पूरा यहाँ पर बना हुआ है कि देश के बीच में कौन सा होता है, क्या नहीं होता, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी है। थोड़ा सा आप इस स्लाइड के ऊपर गौर रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके पेपर में, एग्जाम में आपको मिलिट्री एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने नई हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइलों का परीक्षण किया है? दुनिया की सबसे तेज और राडार की पकड़ में ना आने वाली जो मिसाइल है वो जिरकॉन मिसाइल है, और ये ध्वनि की लगभग 9 गुना गति की क्षमता हासिल कर चुकी है। रशिया ने इसकी 9 गुना क्षमता वाली मिसाइल को अभी लॉन्च किया, और ये इतने लो एल्टीट्यूड पे उड़ती है कि किसी भी राडार के पकड़ में नहीं आती। अगर देखा जाए तो अभी तक केवल 3 देश ही ऐसे हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को अचीव कर पाए हैं। एक चाइना, एक आपका यूएसए और एक आपका रशिया, जिसमें से सबसे खतरनाक मिसाइलें जो हैं वो रशिया की है। आप ये मान के चल सकते हैं कि भारत का पूरा जो डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से रशिया पर डिपेंड करता है। मतलब बहुत सारी ऐसे बेसिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, बेसिक हम लोग ऑपरेटर्स यूज करते हैं, इक्विपमेंट्स यूज करते हैं जो पूरी तरह से रशिया पर डिपेंड करते हैं। मतलब रशिया हमसे कम से कम 20 से 25 साल आगे चल रहा है। तो रूस हाइपरसोनिक मिसाइलें विकसित कर रहा है, और इसी क्रम में शुक्रवार को रूस ने एक फ्रिगेट से करीब 10 और पनडुब्बी से 2 जिरकॉन मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों का मतलब होता है जो भी मिसाइल आपकी मैक 6 से ऊपर चली जाती है, यानी कि ध्वनि की 6 गुना गति से ऊपर चली जाती है, उसको हाइपरसोनिक मिसाइल बोला जाता है। तो 9 गुना गति से तेज उड़ान भरने में सक्षम होगी, 1000 किलोमीटर रेंज होगी, और जिरकॉन मिसाइल जो है ये रूस की है। इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, BRSI में भी यही सवाल था। हाँ, देखिए S400 हमने ले जब रहे हैं, लेकिन रूस विकसित कर चुका है S600, मतलब S500 पे तो वो पूरी तरह से डेवलप कर चुका है, और वो विकसित कर रहा है X600, यानी कि हमारे पास वैसा डिफेंस सिस्टम आ रहा है जो उसके लिए बेकार हो गया है, मतलब उसके लिए एडवांस नहीं रहा। आप समझ लीजिए कि हम एक तरह से एंड्रॉइड 5 यूज कर रहे हैं, वो एंड्रॉइड 10 यूज कर रहा है, ठीक है।
भारत में सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए भारत सेमीकंडक्टर मिशन किसने लॉन्च किया? अब मैं आपको इस न्यूज से पहले एक घटना बताता हूँ। कुछ समय पहले मुझे एक गाड़ी खरीदनी थी और गाड़ी जो मुझे पसंद आ रही थी वो उसकी वेटिंग कम से कम 8 महीने थी, तो उसकी वजह से मुझे दूसरी गाड़ी लेनी पड़ी। फिर मैंने थोड़ा सा उसके बारे में पता किया कि भाई ऐसा क्यों है कि गाड़ियों में इतनी वेटिंग क्यों है। मैं किसी भी शोरूम पे जा रहा था, कहीं पर भी जा रहा था, तो वहाँ हर जगह वेटिंग आ रही थी गाड़ियों की। आप भी अपने शहरों में पता करेंगे तो ऐसी कोई गाड़ी नहीं होगी आपकी आज की डेट में जिसके लिए आपको वेटिंग ना करना पड़े। कम से कम 15 दिन, कम से कम 20 दिन, किसी किसी गाड़ी के लिए तो हो सकता है कि आपको महीना महीना भर वेट करना पड़े, और किसी किसी गाड़ी के लिए तो 6-6 महीने वेट करना पड़ेगा। तो बाद में जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पता लगाया तो मुझे समझ में आ रहा है कि आज की डेट में जो गाड़ियां बनती हैं उसमें से लगभग 60% इक्विपमेंट जो होते हैं उस गाड़ी के वो इलेक्ट्रिक होते हैं। ये इलेक्ट्रिक होते हैं या सेमीकंडक्टर पर आधारित होते हैं, और इन सब के लिए हमें पूरी तरीके से ताइवान पर डिपेंड होना पड़ता है, हमें चाइना पर डिपेंड होना पड़ता है, हमें फिलीपाइंस पर डिपेंड होना पड़ता है, और हमें जापान पर डिपेंड होना पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो गिने चुने कुछ ही देश ऐसे हैं जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स बनाते हैं और सेमीकंडक्टर मटेरियल हमें प्रोवाइड करते हैं। ऐसी स्थिति में भारत का बहुत बड़ा मार्केट जो है वो सेमीकंडक्टर पर डिपेंड करता है। आज की डेट में कोई ऐसी चीज नहीं है जो सेमीकंडक्टर या चिप से ना बन रही हो। सेमीकंडक्टर मटेरियल वो होते हैं जिनकी चालकता कमरे के तापमान पर आपको नॉर्मल मिलेगी, लेकिन जैसे ही आप तापमान बढ़ाएंगे उनकी चालकता बढ़ जाती है। इन्हें अर्धचालक कहा जाता है कि रूम टेम्परेचर पर इनकी चालकता बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं ये बन जाता है। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम का नाम आपने सुना होगा, ये बेसिक सेमीकंडक्टर है और इन्हीं से आपके ट्रांजिस्टर्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? वो ट्रांजिस्टर नहीं, ट्रांजिस्टर होते हैं स्विच। जितना भी आपका फोन वगैरह बन रहा है वो सब ट्रांजिस्टर से ही बना हुआ है, जितना कंप्यूटर है वो सब ट्रांजिस्टर से बना हुआ है। अब ऐसी स्थिति में भारत में ये समस्या है कि भाई सेमीकंडक्टर हम लोग कैसे प्रोवाइड करें। सबसे बड़ी बात दिक्कत है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम भारत में बहुत कम उत्पादित होता है। दूसरा, इसको बनाने के लिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजी चाहिए होती है वो बहुत ज्यादा महंगी है। इसके लिए सरकार को आगे आना पड़ा। तो सरकार ने अल्टीमेटली ये कदम उठाया कि चलो ठीक है, अब हम सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनेंगे। अभी हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है कि अगर मान लीजिए हम वेफर बना भी लें तो हम उसे यूज कर पाए। तो कुछ ही हैं जैसे डीआरडीओ और इसरो हैं, वो लोग अपना खुद का सेमीकंडक्टर बना लेते हैं और खुद अपनी प्रयोग कर लेते हैं। अब डीआरडीओ और इसरो के पास वैसे ही और बहुत सारा काम है, तो ये काम कैसे हो? तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार के जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं उन्होंने अश्विनी वैष्णव ने भारत में सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन सुविधाओं के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत सेमीकंडक्टर मिशन की लॉन्च किया है। और अब देखना ये होगा कि वाकई में ये जो मिशन है, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, ये वाकई में कहां पर जाने वाला है। तो आई थिंक इस न्यूज से आपको ये पता चला कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन क्यों लॉन्च किया गया है, क्योंकि भारत में इसकी बहुत ज्यादा कमी है। और अगर हम देखें, अगर भारत किसी तरीके से इसमें आत्मनिर्भर हो जाता है तो जैसे चाइना है, जैसे ताइवान है, जैसे जापान है, इनका पूरा का पूरा मार्केट जो है वो सेमीकंडक्टर पर बेस्ड है। और हम इस तरह की टेक्नोलॉजी को अगर पा जाते हैं और हम इस तरह की टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं तो निश्चित तौर पर भारत बहुत आगे जा सकता है। अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन किसने किया? जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल्पना चावला जो है वो करनाल की रहने वाली थी और डिस्कवरी यान दुर्घटना हो जाने की वजह से कोलंबिया जो उनका यान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की वजह से वो उनकी डेथ हो गई थी। तो उनके याद में कल्पना चावला सेंटर चंडीगढ़ में खोला गया है और इसका जो उद्घाटन है वो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया है। कल्पना चावला भारत की पहली महिला थी, या भारतीय वंश की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। उसके बाद सुनीता विलियम और अब सिरिसा बांदला भारत की तीसरी महिला है, यानी भारत वंश की जो तीसरी महिला है वो अंतरिक्ष में जा चुकी हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो आपको याद रखना है वो चंडीगढ़ में उन्होंने किया है। कल्पना चावला की बात करें तो कल्पना चावला का जो जन्म था वो 17 मार्च 1962 को करनाल में हुआ था। 1 फरवरी 2003 को टेक्सास यूनाइटेड स्टेट में उनकी डेथ हो गई थी। अभी तक अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने का जो रिकॉर्ड है वो वालेरी पोलियाकोव के पास है। वालेरी पोलियाकोव के पास 437 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड है। इसके बाद अगर महिलाओं की बात की जाए तो क्रिस्टीना कोच महिलाओं में सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रही हैं, जो 328 दिन अंतरिक्ष में बिताकर आई हैं। भारत की पहले जो अंतरिक्ष यात्री थे वो राकेश शर्मा थे, जिन्होंने लगभग 7 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे। राकेश शर्मा के बाद कल्पना चावला का नंबर आता है। कल्पना चावला जो है ये पहली भारतीय मूल की महिला है जिन्होंने अंतरिक्ष में बिताए। उसके बाद सुनीता विलियम्स का नंबर आता है जिन्होंने अंतरिक्ष में समय बिताया। और उसके बाद सिरिसा बांदला को आप ये कह सकते हैं कि ये प्राइवेट अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, सारे के सारी बातें अच्छे से। आगे चलते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस निगम
की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी की जो है वो है आपकी अलका मित्तल। वो है आपकी अलका मित्तल। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो है अलका मित्तल। और मेनन जो है, आप बिल्कुल सही याद दिला दिया मुझे, अनिल मेनन जो है वो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री हो सकते हैं जो चंद्रमा पर कदम रखेंगे। अगर वो चंद्रमा पर कदम रख लेते हैं, अपनी ट्रेनिंग को सही तरीके से पूरा कर लेते हैं, तो उन 10 लोगों में से चुने गए हैं जो चंद्रमा पर जाने वाले हैं। ऊर्जा प्रमुख तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड ने 3 जनवरी को अलका मित्तल को अपनी पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। ओएनजीसी के सीएमडी सुभाष कुमार की जगह उन्होंने ली है। ओएनजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ओएनजीसी की बात की जाए, ठीक है, निशी वासुदेव जिन्होंने ये भी याद रखिएगा, निशी वासुदेव जिन्होंने मार्च 2014 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम का नेतृत्व किया था के बाद अलका मित्तल किसी तेल कंपनी की अध्यक्षता करने वाली देश की दूसरी महिला बनी है। मतलब किसी तेल कंपनी की अध्यक्षता करने वाली दूसरी महिला कौन है? अलका मित्तल, निशी वासुदेव जिन्होंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम का 2014 में किया था। इसके अलावा यहां पर एक लिस्ट है महारत्न कंपनी की। महारत्न कंपनी के लिए याद रखिए कि उसके पास कम से कम नवरत्न का दर्जा होना चाहिए, तभी उसे महारत्न का दर्जा मिलेगा। इसके अलावा उनका जो एनुअल टर्नओवर होना चाहिए, एनुअल टर्नओवर वो 25,000 करोड़ रुपए से ऊपर होना चाहिए 3 साल का, पिछले 3 साल का। और नेट उनका जो वर्थ होनी चाहिए वो 15,000 करोड़ रुपए से ऊपर होनी चाहिए। देश में अभी तक वर्तमान समय में 10 आपके पीएसयू ऐसे हैं जो महारत्न है। एक और पीएसयू जो है वो महारत्न बनने की तैयारी कर रहा है, यानी कि अब देश में 11 महारत्न हो जाएंगे। उसका नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के वर्तमान समय में जो हेड है यानी चेयरमैन है वो है रविंदर सिंह ढिल्लन। वो कौन है? रविंदर सिंह ढिल्लन। अब यहां पर थोड़ी सी और बात याद कर लेती है, थोड़ी सी और चीजें ध्यान से समझिएगा। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल की स्थापना 1964 में हुई थी। वर्तमान समय में इसके चेयरमैन जो है वो नलिन सिंघल है। बीपीसीएल के अभी चेयरमैन चेंज हुए हैं, इसलिए इसको याद रखिए, अरुण कुमार सिंह अभी बनाए गए हैं, अरुण कुमार सिंह बना दिए गए हैं। कोल इंडिया लिमिटेड के तो पुराने ही हैं प्रमोद अग्रवाल, और गेल के भी पुराने ही हैं मनोज जैन, इनको भी कोई चेंज नहीं है। एचपीसीएल में भी कोई चेंज नहीं है, मुकेश कुमार सुराना। और आईओसीएल के श्रीकांत माधव वैद, एनटीपीसी के गुरदीप सिंह। यहां पर ओएनजीसी की चेंज हो गई है, अब अलका मित्तल हो जाएंगी। और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के आरएन नायक हैं। सेल का याद रखिएगा सोमा मंडल है। तो ये सारे के सारे जो अब कभी कभी पूछता है कि इनमें से कौन सी महारत्न है कौन सा महारत्न नहीं है, तो आपको 10 महारत्न याद होने चाहिए। भेल, बीपीसीएल, सीआईएल, गेल, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी, पावर ग्रिड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको याद रखें, ठीक है। हाँ, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो पहला ग्रीन यूरो बॉन्ड जारी करने वाला पीएसयू है। भारत का पहला ग्रीन यूरो बॉन्ड किसने जारी किया है? भारत का पहला ग्रीन यूरो बॉन्ड जो है वो पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने जारी किया है। इसको याद रखिएगा। जी हाँ, अभी 11 नहीं हुए हैं, अभी 10 ही हैं। अभी 11 नहीं हुए हैं, अभी 10 ही हैं। एक बार भाई वीडियो को सभी लोग शेयर कराओ, बहुत कम लोग देखते हो, मेरा मन बैठा जाता है। अब लगता है धीरे धीरे ये करंट अफेयर्स। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स अभी कौन कौन से हुए? अनुपम रे को अभी हाल ही में यूएन कॉन्फ्रेंस, अनुपम रे को अभी हाल ही में यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, निरस्त्रीकरण की जो समिति है उसमें अपॉइंट किया गया। पंकज शर्मा जी की जगह ली है इन्होंने। संजय अरोड़ा को एसएसबी यानी सीमा सशस्त्र बल का एडिशनल चार्ज दिया गया, वो आईटीबीपी के हैं। कुमार राजेश चंद्र रिटायर हो गए। वासुदेवन पीएन, इनको एमडी और सीईओ बनाया गया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। भारत में वर्तमान में स्मॉल फाइनेंस बैंक की संख्या 12 है। सीपी गोयल, चंद्र प्रकाश गोयल को डीजी फॉरेस्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ वन विभाग बनाया गया है, ठीक है। आगे विक्रम मिश्री डीएनए से डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अजीत डोभाल के नीचे काम करेंगे। अतुल कुमार गोयल एमडी और सीईओ बनाए गए हैं पीएनबी के। महेंद्र जोडी कोपालन साउथ अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किए गए हैं। मोहित जैन इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी के हेड बनाए गए हैं। अतुल दिनकर राणे को ब्रह्मोस एरोस्पेस का सीईओ और एमडी बनाया गया है। कैथरीन रसेल को यूनिसेफ एनरीटा H4 की जगह लेंगी, यूनिसेफ का हेड बनाया गया है। संजीव मेहता को फिक्की का चेयरमैन चुना गया है। उदय शंकर जी का स्थान लिया है। आलोक अलका उपाध्याय ये हैं आपकी एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन बनाई गई है। आज वाली अलका मित्तल है। वीके त्रिपाठी के बारे में बताएंगे क्या? वीके त्रिपाठी क्या चुने गए हैं अभी? बिल्कुल सही सुना आपने, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं।
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं वीके। सुनीत शर्मा का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? सुनीत शर्मा जी का स्थान लिया है। दुर्गा शंकर मिश्रा यूपी के मेन सचिव चुने गए हैं, मेन सेक्रेटरी या हेड सेक्रेटरी भी आप इन्हें कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के हेड सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अपॉइंटमेंट है जो भी पिछले 1-2 महीने के दौरान रहा। कौन सी कंपनी बाजार पूंजीकरण के मामले में $3 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी बन गई है? तो दैट इज एप्पल। एप्पल का जो बाजार मूल्य है, इस तरह से देखा जाए तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी जो है वो एप्पल हो गई है। आपको पता है एप्पल के साथ फैक्ट क्या है? एप्पल की जो कॉस्टिंग होती है उतनी ही उसकी प्रॉफिट होती है, यानी कि एप्पल अपने प्रोडक्ट पर 50% प्रॉफिट मार्जिन रखता है। आप जो फोन 50,000 का खरीदते हैं उसको एप्पल की कॉस्ट 25,000 ही आती है, 25,000 उनका प्रॉफिट होता है। और इस तरीके से बिजनेस करने में एप्पल ने एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। तो 3 जनवरी को एप्पल बाजार पूंजीकरण में $3 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी बन गई है। 2022 में ट्रेडिंग के पहले दिन कंपनी के शेयरों में गजब रिकॉर्ड ऊंचाई दर्ज की और दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनने वाली इतिहास रच दिया है। तो वर्तमान समय में टिम कुक जो है वो एप्पल के सीईओ हैं और एप्पल ने माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के साथ 2 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू क्लब साझा भी किया है। ठीक, एप्पल की स्थापना स्टीव जॉब्स ने की थी, बाद में स्टीव जॉब्स को ही उनकी कंपनी से निकाल दिया गया था। भारत ने अब तक का सबसे अधिक मासिक निर्यात कितना हासिल किया है? तो $37 बिलियन। $37 बिलियन जो है वो सबसे अधिक मासिक निर्यात हमने हासिल किया है। और अभी पिछले महीने ही हम अरब देशों को फ्रूट और सब्जी निर्यात करने के मामले में या खाद्य पदार्थों के निर्यात करने के मामले में पहले नंबर पर आ गए हैं। हमने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। तो पीयूष गोयल जी ने ये हमें बताया कि जो मैं केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि 37% की वृद्धि के साथ $37 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सबसे बड़ा हमने मासिक निर्यात हासिल किया है, यानी इतना ज्यादा माल हमने कभी नहीं बेचा। इसमें उत्तर प्रदेश जो है वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा है। स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के तहत शौच मुक्त गांवों में सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो अभी पता चला था कि रर्बन मिशन में भी तेलंगाना टॉप पर था और अब ODF प्लस मिशन में भी तेलंगाना टॉप पर है। तो स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गांवों की सूची में तेलंगाना देश में पहले स्थान पर है। इसके बाद तमिलनाडु है, इसके बाद कर्नाटक है और गुजरात ने केवल 83 गांवों के साथ 17वां स्थान हासिल किया है। तो तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक। अच्छा, अभी हाल ही में गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी हुआ था। गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी हुआ था। क्या आप बता सकते हैं इसमें कौन सा राज्य टॉप पर था? इसके अलावा एक और इंडेक्स जारी हुआ था, स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स। इसमें कौन सा राज्य टॉप पर है? और एक और जारी हुआ था हेल्थ इंडेक्स, नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स 4th संस्करण। तो इसमें कौन सा राज्य टॉप पर था? तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में गुजरात टॉप पर था। स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक टॉप पर था, है ना। हेल्थ इंडेक्स स्वास्थ्य सूचकांक में आपका केरल टॉप पर था। इसको याद रखिएगा, ये 3 नए इंडेक्स थे जो अभी जारी हुए थे, गुजरात, कर्नाटक और केरला। ठीक है, आप आराम से पेपर की तैयारी करिए, कोई नहीं। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो रेन मैन ऑफ इंडिया। रेन मैन ऑफ इंडिया क्यों? क्योंकि आपको याद होगा एक अभियान चलाया गया था, कैच द रेन। कैच द रेन, इस अभियान के पीछे जो माइंड था पूरा वो जी अशोक कुमार का था और इसीलिए उन्हें राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ये गंगा को स्वच्छ करने की स्कीम है जो 2014 में शुरू की गई थी केंद्र सरकार द्वारा। तो अब इसके हेड कौन बना दिए गए? जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार को क्या कहा जाता है? रेन मैन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान के प्रेरणादायक कार्य के परिणामस्वरूप, ठीक है, के प्रेरणादायक कार्य के परिणाम स्वरूप पूरे भारत में 9.5 लाख से अधिक जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन संरचनाओं को मंजूरी दी थी। उन्हें भारत का रेन मैन भी कहा जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने थौबल बहुउद्देशीय परियोजना की जल संचरण प्रणाली का उद्घाटन कहां पर किया? तो वो उन्होंने मणिपुर में किया, मणिपुर की राजधानी इंफाल में। मणिपुर का एक चीज याद रखिएगा, मणिपुर में देश की एकमात्र नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है वो आपकी मणिपुर में है। अभी तक देश में केवल एक ही सेंट्रल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, वो आपकी मणिपुर में है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 जनवरी 2022 को इंफाल में मणिपुर में लगभग 1850 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है।
इसी में है थॉबल बहुउद्देशीय परियोजना की जल संचयन प्रणाली का भी उद्घाटन किया जो इम्फाल शहर को पेयजल की आपूर्ति प्रदान करेगी। बराक नदी अगर आपसे कभी पूछी जाए तो याद रखिएगा, बराक नदी जो है वो आपकी मणिपुर में ही है। मणिपुर की बात करें तो अभी हाल ही में सिरारा खोंग चिली और तामेंगलोंग ऑरेंज को, यानी कि सिरारा खोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग प्रदान किया गया। इसके अलावा मीराबाई चानू को, है ना, एएसपी नियुक्त किया गया। के संजीता चानू को अर्जुन अवार्ड वापस दे दिया गया डोपिंग चार्जेस हटाने के बाद। चाक हाउ मणिपुर का चावल है, इसे जीआई टैग प्रदान प्राप्त हुआ। मणिपुर की बात करें तो कैपिटल इंफाल है, यहां पर आप देख सकते हैं, दैट इज मणिपुर, ये मणिपुर है। नीचे आपको म्यांमार मिल जाएगा, ऊपर आपको नागालैंड, बगल में मिजोरम और इधर असम। ला गणेशन गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह है। लोकटक कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। डैम्स की बात करें तो खोपुम डैम, खुगा और सिंगडा डैम प्रमुख डैम है। 21 जनवरी 1972 को स्टेटहुड डे मनाता है। सागोल खांगजेई जिसे पोलो कहा जाता है, मणिपुर को पोलो का जन्मस्थली भी माना जाता है, स्टेट गेम है इसका। डांस रासलीला, खंबा थोईबी, नूपा पाला, किम्बल डांस, करतल चोलोम जिसे किम्बल डांस भी कहा जाता है, ये मणिपुर में ही होता है। संगई स्टेट एनिमल है। तीतर जो है वो स्टेट बर्ड है। ट्री की बात कीजिए तो अंगारे, इसे नेपाली में बोला जाता है। चीफ जस्टिस सुधांशु धूलिया है वर्तमान समय में, गुवाहाटी हाई कोर्ट से ये संचालित होता है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 16 है। लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है। नेबर में आपको आसाम, नागालैंड, मिजोरम मिलेगा। नेबर कंट्रीज में आपको म्यांमार मिल जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अब बारी है आज के वन लाइनर की। विश्व ब्रेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। भारत ने 25 फरवरी 2022 को अभ्यास मिलन में भाग लेने के लिए कितने मित्र देशों को आमंत्रित किया है? 46। किस देश ने नई हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइलों का परीक्षण किया? रूस। भारत में सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए भारत सेमीकंडक्टर मिशन किसने लॉन्च किया है? अश्विनी वैष्णव। अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह ने। तेल और प्राकृतिक गैस ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अलका मित्तल को। कौन सी कंपनी बाजार पूंजीकरण में $3 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी बन गई है? एप्पल। और भारत ने अब सबसे अधिक मासिक निर्यात कितना हासिल किया है? $37 बिलियन। स्वच्छ भारत मिशन के चरण 2 के कार्यक्रम खुले में शौच मुक्त गांवों की सूची में 30 राज्य कौन सा है? वो है तेलंगाना। और जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जी अशोक कुमार को। हाल ही में प्रधानमंत्री ने थॉबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया? मणिपुर में। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन अपने नेटवर्क के माध्यम से बायोमेट्रिक आधारित भुगतान प्रणाली आधार पे लॉन्च करने वाला पहला बैंक बना है? तो वह है आईडीएफसी बैंक। राइट आंसर इज आईडीएफसी बैंक है। आईडीएफसी का मुख्यालय मुंबई में है। वी वैद्यनाथन वर्तमान समय में इसके सीईओ हैं। अक्टूबर 2015 में यह बैंक अपने अस्तित्व में आया था। आज का प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? मैं आज इसलिए आसान प्रश्न दे रहा हूं ताकि मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो के नीचे कमेंट करें। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे। अभी हो क्या रहा है कि वीडियो यूट्यूब की तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं हो रहा है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि जो लोग इसको देख रहे हैं वो शायद या तो इसको शेयर नहीं कर रहे हैं या तो इसको लाइक नहीं कर रहे हैं। तो आप इसे लाइक कर दीजिए, इससे बहुत फर्क पड़ता है और वीडियो रिकमेंड होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आप कितना भी शेयर करेंगे यूट्यूब जितना शेयर नहीं कर पाएंगे। अगर एक बार यूट्यूब ने शेयर करना शुरू कर दिया तो फिर वीडियो बहुत अच्छे से चल सकती है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।